Let's start with the name of Almighty Allah. Auzubillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome all of you. This is इजाज़ अहमद कादरी, आपका होस्ट आज के प्रोग्राम के लिए अपने वीलॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और एस्पेक्ट को हमने डिस्कस करना है रिलेटेड टू द ट्रेड और द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस बोथ, which is called the international trade consideration. Consideration is the concept of legal value in connections with the contract. It is anything of the value promised to another when making a contract. It can take the form of money, physical object, services, promised actions, abstances from a future action and much more. Then फिर इसको हम segregate करते हैं। कंसिडरेशन को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक को हम कहते हैं गुड कंसिडरेशन और एक को हम कहते हैं वैल्यू कंसिडरेशन। लेट्स एलैबोरेट बोथ ऑफ दिस टर्म। गुड कंसिडरेशन फाउंडेड ऑन अ नेचुरल affection, generosity, love or the moral duty. Such consideration is not enough to make a commercial contract or promise enforceable because of the lack of the valid or the valuable and the legal consideration. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रेड कंट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर गुड कंसिडरेशन जो है उसको हम नहीं लेते, क्योंकि इस कंसिडरेशन का ताल्लुक आपकी जेनरोसिटी से है, लव से है, अफेक्शन से है, मे बी आपके रिलीजियस से हो, जिसकी वजह से आप किसी एनजीओ को डोनेशन देते हैं या किसी को आप चंदा देते हैं, तो जाहिर है कि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पे आप कर रहे होते हैं। लीगल एस्पेक्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ये नहीं है कंसीडरेशन, इसलिए गुड कंसीडरेशन को आप अलग करके देखते हैं। वैल्यूएबल कंसीडरेशन, yes, this is the key consideration which is related to the contractual transaction between buyer and seller, founded on an act, benefit, interest, promise, right or the goods or services that has some economic value. A valid or the valuable and legal consideration is essential to the enforceability of a commercial contract or promise. तो जो वैल्यू कंसिडरेशन है इंटरनेशनल ट्रेड में उसको हमने ज़्यादा तरजीह देनी है इंस्टेड ऑफ गुड कंसिडरेशन। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि बायर और सेलर की कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं। तो जो बायर है उसकी कंसिडरेशंस के अंदर आता है टर्म ऑफ पेमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस कवर। टर्म ऑफ पेमेंट के अंदर वो ये देखेगा कि वेदर जो पेमेंट सेटल होनी है वो क्लीन पेमेंट मेथड के तहत है, यानी एडवांस पेमेंट में है, ओपन अकाउंट ट्रांजैक्शन है, या हमने कलेक्शन की ट्रांजैक्शन करनी है, या हमने डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करनी है। तो बायर जो है वो टर्म ऑफ पेमेंट देखता है और फिर उनके अंदर ये भी देखा जाता है कि वेदर वो नकद का सौदा कर रहा है या फ्यूचर डेट का सौदा कर रहा है। नकद का कर रहा होता है तो हम उसको कॉमनली क्या कहते हैं कंट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन के अंदर, द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, डीपी और सीएडी की ट्रांजैक्शन अंडर द आईसीसी रूल्स यूआरसी 522, जो कंट्रैक्ट फार्मूलेट होते हैं यूनिफॉर्म रूल्स एंड कलेक्शंस डॉक्यूमेंटेशन कोड जो आईसीसी ने दिया है इसको 522 है। उसके अंडर अगर आप नकद का सौदा करते हैं तो वो डीपी की ट्रांजैक्शन है या सीएडी की ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। इसी तरह से अगर आप फ्यूचर की ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने मुस्तकबिल का सौदा करना है जिसको हम कहते हैं उधार का सौदा करना है जिसके अंदर टेनओवर आएगा, तो वहां पर फिर देखा जाता है कि आपका टेनओवर कितना है, कितने पीरियड के लिए आप फ्यूचर में मेच्योरिटी लाइन अपनी सेट करते हैं। तो बायर की कंसिडरेशंस के अंदर टर्म ऑफ पेमेंट इज अ की। देन बायर विल सी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डॉक्यूमेंट्स को भी हम डिफरेंट तरह से सेगमेंट करते हैं। जैसे मैं कहता हूं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट बैक डॉक्यूमेंट, शरिया कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड या इस्लामिक मोड का जो ट्रेड है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं।
सेगमेंटेशन कर सकते हैं उनकी। अब किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए इन्हीं डॉक्यूमेंट में से कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन कौन सी डॉक्यूमेंट एज ए अलाइड डॉक्यूमेंट साथ होगी, वो एक की कंसिडरेशन होगी बायर की। देन फिर बायर जो है वो ये भी देखता है कि जब शिपमेंट जो पोर्ट ऑफ लोडिंग है जिसको हम POL लिखते हैं, वो जब चलती है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज की तरफ या डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ, तो इंश्योरेंस कवर कॉमनली देखा गया है कि बायर जो है उसकी कंसिडरेशन है। तो इंश्योरेंस कवर कौन सा होगा, जैसे हम कहते हैं कि बहुत से इंश्योरेंस कवर लिए जाते हैं, हॉल एंड मशीनरी का कवर है, मर्चेंडाइज का कवर है, इसके अलावा आजकल इंस्टीट्यूट कार्गो क्लासेस हैं। A, the all risk coverage is also there, then the B, institute cargo class B, जो कि लेस कवरेज है, फिर लीस्ट कवरेज हमारे पास C अवेलेबल है। तो ये देखा जाता है बायर की तरफ से जो सेल कंट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर टर्म ऑफ सेल या इनको टर्म्स कौन सी हैं, और उसके अंदर फिर इंश्योरेंस कवर कौन सा लिया गया है बायर की तरफ से। तो बायर की अदर की कंसिडरेशंस में से एक इंश्योरेंस कवर है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कंसीडरेशन में सेलर की क्या कंसीडरेशन हो सकती हैं। तो भाई सेलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सबसे पहले देखेगा कि जो मेरी प्रोडक्ट हैं या मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं वो क्या है, उनकी पर यूनिट कॉस्ट फिर सेटल होगी, उसके बाद नेगोशिएट होता है और आपकी कमर्शियल इनवॉइस बनती है एट द टाइम ऑफ शिपमेंट और आपकी ट्रांजैक्शन आगे बढ़ती है। तो सेलर की कंसीडरेशन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर द की। देन द सेल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट। तो इसका जो सेकंड मेन पार्ट है कि सेलर जो है वो सेल और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट तैयार करता है। एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर आप मेरी किसी बात से मुत्तफिक हैं तो ये वर्बल एग्रीमेंट है। और फिर इसका एक बाकायदा फार्मूला है कि हम कहते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस वैल्यू कंसीडरेशन इज इक्वल टू द एग्रीमेंट। और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो आप उसके अंदर लीगल एस्पेक्ट को शामिल करते हैं। इट मींस कि अब हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये सेलर की कंसीडरेशन में से एक है। देन सेलर विल आल्सो सी व्हाट इज द शिपिंग एंड डिलीवरी डिटेल्स, कि जो मैंने शिपमेंट करनी है या अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करना है एग्जिट पॉइंट पे जहाँ पर कस्टम अथॉरिटीज़ होंगी, पोर्ट अथॉरिटीज़ होंगी, वहाँ पर शिपिंग एंड डिलीवरी डिटेल्स क्या हैं। आपने शिपिंग लाइनर कौन सा आप चॉइस किया है, कौन से जहाज़ के ऊपर आपकी प्रोडक्ट जाएंगी, उनकी नेचर क्या है, वो यूनिटाइज है, पैलेटाइज है, कंटेनराइज्ड है, या आप किस तरह से उनको भेजना चाहते हैं, ये चीज़ें डिटेल के साथ तय की जाती हैं। और फिर कंटेनराइज के अंदर भी सेगमेंटेशन है कि आपका कंटेनर जो मूवमेंट हो रही है वो LCL शिपमेंट है या फुल कंटेनर लोड है। LCL शिपमेंट का मतलब यह है कि आपके एक कंटेनर में एक से ज़्यादा एक्सपोर्टर की प्रोडक्ट को जब लोड किया जाता है, वैन किया जाता है, हम उसको कहते हैं कि ये LCL शिपमेंट है। इसी तरह से अगर एक एक्सपोर्टर की ही प्रोडक्ट एक कंटेनर में हो तो हम कहते हैं कि ये फुल कंटेनर लोड है। इस तरह से शिपिंग एंड डिलीवरी डिटेल्स आर द की कंसिडरेशन ऑफ द सेलर। उसके बाद जो और पॉसिबल कंसिडरेशन हो सकती हैं, मैं कहता हूं जी अदर कंसिडरेशन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। बिफोर एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन द पार्टीज बायर एंड सेलर should take account of the political, legal and economic framework of the relevant jurisdiction also. This means they should consider the following aspects. For example, whether the government have adopted the restrictive measures or the liberal approach is there. So yes, we can say that the restrictive government policies are there or the conservative approach are there. Then the exchange regime, exchange control regime is essential part of the key consideration. Tariff and quota restrictions, कि आपके मुल्क के अंदर import को restrict तो नहीं किया जा रहा। अगर restrict किया जा रहा है तो इट मीन्स कि टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं उनको बढ़ाया जाता है, कभी कैश मार्जिन लगाए जाते हैं, ये देखा जाता है। और फिर वेदर कोई प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है कि जिनमें कोटा रजीम इंप्लीमेंट हो रही हो कि आप इतने हद तक इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी एक
कंसिडरेशन के तौर पे देखा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, कि आपके जुरिस्डिक्शन में, आपके मुल्क में या आपके मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वेदर उसको लीगल प्रोडक्ट के तौर पे इजाज़त दी गई है या नहीं दी गई है। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वेदर वो एलिजिबल प्रोडक्ट हैं जिनको हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स के अंदर मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, बैन आइटम लिस्ट का पार्ट तो नहीं है। ये चीज़ें देखी जाती हैं जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग। ठीक है, इसके साथ फिर हमने देखना है अदर कंसीडरेशंस के अंदर ट्रेड एम्बार्गो, सैंक्शंस, वेदर कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी कंट्री में ट्रेड एम्बार्गो हो जहां हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इट मींस द पार्टिकुलर उस कंट्री को किसी एक प्रोडक्ट की हो सकता है कि आप ट्रेड ना कर पा रहे हो या बैन हो, तो दैट इज द एम्बार्गोज इम्पोज्ड ऑन द पार्टिकुलर कंट्री फॉर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट मे बी देयर। इसी तरह से सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है, जिनके अंदर टैरिफ भी आता है, जिसके अंदर कोटा भी आता है, जिसके अंदर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी आते हैं, एसेट फ्रीजर्स भी आते हैं। इस तरह से सैंक्शंस का जो होराइजन है वो बहुत बड़ा है। अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह सैंक्शंस के बारे में कंप्रीहेंसिवली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि सैंक्शन कितनी किस्म की होती हैं। मे बी द कंट्री स्पेसिफिक सैंक्शन विल बी देयर, मे बी द यूएन स्पेसिफिक सैंक्शन इज देयर। इस तरह से उनके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितनी किस्म की सैंक्शंस हैं और किस तरह से उनको लागू किया जाता है, और फिर ट्रांजैक्शन की रिस्ट्रिक्शंस कैसे आती हैं, तो वो भी हम देखेंगे क्योंकि ये भी कंसिडरेशन का पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में। देन द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एंड द प्राइस कंपैरिजन, ये भी अदर कंसिडरेशंस के अंदर देखा जाता है कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस की फैसिलिटी अवेलेबल है बाय द इंटरनेशनल सर्वेयर्स की तरफ से जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। आफ्टर पेइंग सर्टेन ड्यूज यू कैन हायर द सर्विसेज ऑफ द इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ योर गुड्स, ताकि जो अंडरलाइंग कंट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर हुआ है उसके तहत आपकी प्रोडक्ट सही तरीके से कंटेनराइज शिपमेंट है अगर तो कंटेनराइज होके जाए, अगर आप उसको पैलेटाइज शिपमेंट के तौर पे भेजना चाहते हैं तो पैलेटाइजेशन सही हो। जो भी प्रोडक्ट आप भेजना चाहते हैं उनको पहले इंस्पेक्शन कर लिया जाता है इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स या इंस्पेक्टर की तरफ से और एक सर्टिफिकेट साथ उसके इंटैक्ट किया जाता है। देन द हेल्थ सर्टिफिकेट कंपल्सरी इन केस ऑफ फूड और द पेरिशेबल्स, तो जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं ये पेरिशेबल प्रोडक्ट के लिए एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किए जाते हैं जो कि अदर कंसीडरेशन का पार्ट है। फाइटोसैनिटरी के रूल इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं कि जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट रिलेटेड टू द प्लांट्स या प्लांट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती हैं या फ्लावर्स हैं या तिलहन हैं, इस किस्म की जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए कि वो प्रोडक्ट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन होनी चाहिए, वो इस तरह से शिपमेंट किया जाता है इस चीज़ को तस्दीक करने के बाद। इसी तरह से हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं फॉर हाइड, स्किन्स, लाइफ स्टॉक, इसके लिए ताकि पता चले कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये विदाउट एनी कंटेमिनेशन आप यहाँ से शिपमेंट कर रहे हैं और ये हेल्दी कंडीशंस के अंदर फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन हैं जब तक ये डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचती हैं। रास्ते के अंदर जो हैंडलर हैं, इट मींस द शिपिंग कंपनी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सर्टिफिकेट के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ सही सलामत डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच जाएगी, बल्कि आपने ये भी देखना है कि जो रास्ते के अंदर शिपिंग कंपनी है या आपका जहाज़ है उसका जो अमला है उसकी ये ड्यूटी है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो बिल ऑफ लेडिंग हमें इशू किया जाता है शिपिंग कंपनी की तरफ से उसके अंदर जो फंक्शंस ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग हैं उनमें से एक की फंक्शन शामिल है, दैट इज़ द एविडेंस ऑफ द कंट्रैक्ट बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर। ठीक है, जो दो और हमारे पास अदर देन दैट बिल ऑफ लेडिंग के फंक्शंस हैं उसके अंदर रिसीप्ट ऑफ द गुड्स एंड द टाइटल डॉक्यूमेंट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी प्रोडक्ट की हैंडलिंग सही हो, रास्ते के अंदर उनको मेंटेन करते हुए लेके जाएं। अगर वो रीफर कंटेनर्स के थ्रू पेरिशेबल प्रोडक्ट लोड हुई हैं जो एयर कंडीशन वाले होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके डेस्टिनेशन पोर्ट तक आप अपनी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो उनको
केयर करना, जो ड्यू केयर करना है, वो शिपिंग कंपनी या कैरियर कंपनी का काम होता है। उसमें अगर नेग्लिजेंस होगी तो फिर डिस्प्यूट है, लिटिगेशंस होती हैं, कोर्ट केस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉलिसीज ऑन हैजर्डियस गुड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजर्डियस गुड्स के जो मैनिफेस्ट होते हैं वो सेपरेट तैयार किए जाते हैं। जब भी आप अपनी गुड्स, हैजर्डियस गुड्स जिसके अंदर जहरीले मादे, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, एस्बेस्टास, न्यूक्लियर मटेरियल, ये हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके लिए अलग से पॉलिसीज़ देखी जाती हैं कि जो केमिकल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के या आपके ऐसे टॉक्सिस मटेरियल्स हैं उनकी पॉलिसी क्या है। ये भी कंसिडरेशन का पार्ट है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि कौन से केमिकल आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर इंटर हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, और इसी तरह से कौन से यहाँ से आप बाहर बेच सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स का पार्ट है। इस वक्त जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो हमारे पास 22 का अवेलेबल है, जिसके अंदर सेट ऑफ नोटिफिकेशंस एंड एसआरओज होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये तय करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट एक साल के लिए हम यहाँ से भेज सकते हैं, कौन सी इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। ये तमाम आपको मुख्तलिफ शेड्यूल की शक्ल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स के अंदर चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद जो एक और कंसिडरेशन पॉसिबल हो सकती है, दैट इज़ द टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन किसी भी मुल्क के अंदर देखा जाता है कि किस किस्म के उसके कवानीन हैं, उनके अंदर कंजर्वेटिव अप्रोच तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं तो इट मीन्स कि आप महंगा करके चीज़ों को अपनी मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, और अगर टैक्सेस कम होंगे तो जाहिर है कि जो आपकी परचेजिंग पावर है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा, आप ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कंसिडरेशन को डिस्कस किया है अपने इस वीलॉग के अंदर। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीलॉग होगा उसके अंदर किसी एक और ट्रेड से रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके आपकी खिदमत में जल्दी हाज़िर होंगे। अपनी फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा ताकि पता चलता जाए कि और आप किस तरह से इन प्रोग्राम को बेहतर करना चाहते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इंशाल्लाह।